सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा अबाउट डॉबलिनर्स ट्राइड्स एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि डॉबलिनर ने एटॉमिक मास पे फोकस किया था एंड बाद में जो न्यूलैंड आए उन्होंने एटॉमिक मास के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी फोकस किया। बाद में 1869 में जब मेंडलीव साइंटिस्ट जो थे, रशियन साइंटिस्ट जो थे मेंडलीव, उन्होंने दोनों प्रॉपर्टीज पे ध्यान दिया कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस जो है अलग अलग एलिमेंट शो करते हैं। उन्होंने सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूलाज पे फोकस किया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कैसे, किन फॉर्मूलाज के, उनके ऑक्साइड्स जो हैं उनके कैसे फॉर्मूलाज हैं, उनके जो हाइड्राइड्स हैं उनके कैसे फॉर्मूलाज हैं। उन्होंने उस चीज़ पे फोकस करके अपना एक क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया। उन्होंने उस टाइम तक जितने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हो चुके थे, दैट इज अराउंड अबाउट 63 एलिमेंट्स जो आइडेंटिफाई हो चुके थे, उन्होंने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। साथ ही साथ उन्होंने जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक एक कॉलम में, वर्टिकल कॉलम्स में रखा। उन्होंने जो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल किस तरीके से प्रेजेंट किया, उसका क्या स्ट्रक्चर था, तो हमें भी पता चलता है कि मेंडलीव ने 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई थी जिनको हम कहते हैं पीरियड्स, एंड कुछ कॉलम्स बनाए उन्होंने, 8 कॉलम्स उन्होंने बनाए जिनको हम कहते हैं ग्रुप। ओके, तो 7 पीरियड्स थे एंड 8 ग्रुप्स थे जिनको कहा गया वर्टिकल कॉलम्स। जो 8 वर्टिकल कॉलम्स थे उनको कहा गया ग्रुप्स। तो पहली चीज उनके स्ट्रक्चर के बारे में ये कह सकते हैं कि उनके क्लासिफिकेशन में 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स थे। दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सिमिलर ऑक्साइड्स बनाने वाले और सिमिलर हाइड्राइड्स बनाने वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा था। ओके, तो इनका स्ट्रक्चर दो चीजों पे बेस्ड था, एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, दूसरा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अगर हम देखें इनके स्ट्रक्चर की तरफ, इनका जो पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, उस पर अगर हम ध्यान दें तो हमको 8 ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड हमको 7 पीरियड्स नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी छोड़े गए हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का भी स्टडी किया, हाइड्राइड्स का भी स्टडी किया। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने जब लिथियम का स्टडी किया तो उन्होंने क्या देखा कि वो किस तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, Li2O, R मींस द एलिमेंट। ओके, तो वो ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जो फॉर्मूला बनाएगा, लाइक Li2O, Na2O, K2O, Cu2O, इस तरीके से ऑक्साइड, सिमिलर ऑक्साइड बनाने वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में आ गए, और उनके हाइड्राइड्स भी इसी तरीके से थे, लाइक LiH, NaH, KH, CuH। इस तरीके से उनके हाइड्राइड्स भी सिमिलर थे। तो उन्होंने सिमिलर ऑक्साइड्स एंड सिमिलर हाइड्राइड्स वालों को एक ही ग्रुप में रखा। ओके, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। उनके ऑक्साइड्स कौन कौन से उन्होंने फॉर्मूलाज लिए थे, R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, RO4। ओके, और हाइड्राइड्स में RH, RH2, RH3, RH4, RH3 अगेन, RH2, देन RH। उन्होंने इन सब ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को एक एक सिंपल सिमिलर कॉलम में रखा, और
इसी वजह से कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, उन्होंने कुछ गैप्स भी छोड़ दिए। उन्होंने ये देखा कि कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट के साथ मैच हो रही है, ना कि इस एलिमेंट के साथ, इसलिए उन्होंने वो स्पेस को एम्प्टी रखना ही बेटर समझा। अब उनके इस स्टडी से, उनके इस पीरियोडिक टेबल से उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस भी किए। क्या थे वो प्रेडिक्शंस? उन्होंने जो एम्प्टी स्पेसेस छोड़े थे, ओके, उन एम्प्टी स्पेसेस की प्रॉपर्टीज, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर ली थी। वो ये बता पाए कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उनका एटॉमिक मास क्या होगा। कुछ कैलकुलेशंस पर बेस्ड उन्होंने ये बताया कि उन अननोन एलिमेंट्स का, जब वो उस समय पे अननोन थे, उन एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होंगी और उनके क्या एटॉमिक मास होंगे। उनकी प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन अननोन एलिमेंट्स को एक आइडेंटिटी देने के लिए उन्होंने नाम भी सजेस्ट किए थे। लेकिन वो नाम रखने का उन्होंने जो एक रूल कह सकते हैं हम, वो उन्होंने जो फॉलो किया था वो क्या था कि वो जो भी एलिमेंट होगा वो उसका नाम उसके प्रीसीडिंग एलिमेंट, यानी उससे पहले जो एलिमेंट आ रहा है उसके आधार पे उसका नाम रखा जाएगा। जैसे यहाँ जो एक एलिमेंट हम देख रहे हैं एम्प्टी स्पेस, इससे पहले बोरॉन है। यहाँ जो एम्प्टी स्पेस है इससे पहले एल्यूमिनियम है। यहाँ जो एम्प्टी स्पेस है उससे पहले सिलिकॉन है। तो इस तरीके से उन्होंने एक संस्कृत वर्ड का यूज किया, दैट इज एकहा। एकहा मतलब एक, एकहा मतलब एक, तो उसको एका कहा गया, एका बोरॉन। बाद में आया उसका एक्चुअल जो जब डिस्कवरी हुई तब उसका नाम रखा गया स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम ये स्पेस है, एल्यूमिनियम उसके जस्ट पहले आता है। देन ये एका बोरॉन स्पेस है, यहाँ पे जो एलिमेंट था वो एका बोरॉन उसका नाम रखा गया क्योंकि वो उसके पहले बोरॉन है, प्रीसीडिंग एलिमेंट, उससे पहले आने वाला एलिमेंट, उसके आधार पे उसका नाम रखा गया कि भाई ये एल्यूमिनियम के साथ है, ये बोरॉन के साथ है, ये सिलिकॉन के साथ है। तो ऐसे उन्होंने तीन एलिमेंट्स, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इस तरीके से उन्होंने उनका नेमिंग किया था। उनका एक्चुअल नेम डिस्कवरी के बाद जो रखा गया, एका बोरॉन स्कैंडियम के नाम से जाना जाता है, एका एल्यूमिनियम जो था वो गैलियम के नाम से जाना जाता है, और जो एका सिलिकॉन था वो अब जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे डिस्कवर कर दी थी। उन्होंने एटॉमिक मास भी उसी बेस पे डिस्क्राइब किए थे। जैसे कि एल्यूमिनियम है वो Al2O3 बनाएगा, वो ऑक्साइड Al2O3 बनाता है, तो उसके साथ जो एलिमेंट था एका एल्यूमिनियम दैट इज गैलियम। तो उन्होंने बाद में ये भी बताया कि जो एल्यूमिनियम के साथ गैलियम है वो Ga2O3 इस तरीके का ऑक्साइड बनाएगा, कैसा हाइड्राइड बनाएगा, ये सब उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग नाउ मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल था उसके क्या फायदे थे, पहले हम वो जान लेते हैं कि उनके पीरियोडिक टेबल बनाने से उस समय तक की रिसर्च में लोगों को क्या क्या फायदा हुआ। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि मेंडलीव ने कुछ एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दी थी, राइट। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एम्प्टी स्पेसेस छोड़े थे ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उन्होंने उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया था जो उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ये उनका एक मेरिट हम कह सकते हैं, एक उनकी डिस्कवरी का एक फायदा था कि उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्शन कर लिया था उन एलिमेंट्स का जो उस समय तक अननोन थे। सो लेट अस रीड हियर, प्रेडिक्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स that had not been discovered at that time
he left proper gaps for elements like gallium, scandium and germanium. उन्होंने उनका नाम भी रखा था, एक एल्यूमिनियम, एक बोरॉन एंड एक सिलिकॉन। और उन बाद में जब उनकी डिस्कवरी हुई तब उनकी प्रॉपर्टीज को सिमिलर ही पाया गया। जैसे कि उन्होंने प्रेडिक्शन किया था 1871 में, और बाद में जब डिस्कवरी हुई 1875 में, जब गैलियम की डिस्कवरी हुई तब उनकी प्रॉपर्टीज को मैच किया गया तो उनकी प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही पाई गई। सो दैट वाज द सेकंड मेरिट वी कैन से ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उनकी डिस्कवरी का दूसरा मेरिट अगर हम देखें, यहाँ उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके देखते हैं। उन्होंने जो एलिमेंट बताया था ए का एल्यूमिनियम, और बाद में जब डिस्कवरी हुई तो नाम रखा गया गैलियम। उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी कंपेयर की गई? एटॉमिक मास। जैसे ए का एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 68 प्रेडिक्शन किया गया था बाय मैंडलीव। मैंडलीव ने ए का एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास प्रेडिक्ट किया 68। जब गैलियम की डिस्कवरी हुई तब उसका एटॉमिक मास 69.7 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताई गई। सो दैट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। बाद में मेल्टिंग पॉइंट आप देखें तो ए का एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट भी लो कहा गया, गैलियम का भी लो ही पाया गया। देन क्लोराइड, उसके जो क्लोराइड के फॉर्मूला थे, जैसे हम एल्यूमिनियम का पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम कैसा फॉर्मूला बनाता है AlCl3, उसी के बेसिस पे मैंडलीव ने कहा कि जो ए का एल्यूमिनियम जो एलिमेंट है वो भी फॉर्मूला कैसा बनाएगा EaCl3। Ea मींस ए का एल्यूमिनियम एलिमेंट, और वो क्लोराइड के साथ EaCl3 करके क्लोराइड बनाएगा। बाद में जब गैलियम की डिस्कवरी हुई तब उसका फॉर्मूला भी देखा गया और वो पाया गया GaCl3, सिमिलर टू एल्यूमिनियम AlCl3। ऑक्साइड की बात आती है, जब उन्होंने ऑक्साइड के फॉर्मूला की स्टडी की तो एल्यूमिनियम का उन्होंने प्रेडिक्शन, जैसे एल्यूमिनियम का देखा उन्होंने फॉर्मूला Al2O3, उसी के बेसिस पे उन्होंने ए का एल्यूमिनियम का भी प्रेडिक्शन किया, दैट वो बनाएगा Ea2O3। तो ऐसा ही गैलियम में भी पाया गया, जब गैलियम की डिस्कवरी हुई 1875 में तब ये पाया गया कि वो भी Ga2O3 करके ऑक्साइड बनाता है। अब हमने दो मेरिट्स इनके देखे कि एक प्रेडिक्शन हुआ, दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज का भी सही जगह पे गैप्स रख के उनकी पोजीशन के बेसिस पे सही तरीके से प्रेडिक्शन जो हुआ था वो बाद में सही पाया गया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट आती है कि उन्होंने बाद में उनके पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद में जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उसको उनके पीरियोडिक टेबल में एक प्रॉपर स्पेस मिल पाया, बिकॉज 7 पीरियड्स ऑलरेडी थे और ग्रुप्स को बिना डिस्टर्ब किए इनका जो पीरियोडिक टेबल था उसके एडजस्टमेंट को, उसके अरेंजमेंट को बिना डिस्टर्ब किए नोबल गैसेस को लास्ट में अलग से एक ग्रुप दे दिया गया, पूरा वर्टिकल ग्रुप लास्ट में ज्वाइन कर दिया गया विदाउट डिस्टर्बिंग हिज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो नोबल गैसेस थी उनकी डिस्कवरी जब हुई तब ये पाया गया कि नोबल गैसेस जो है वो केमिकली अनरिएक्टिव है, वो न्यूट्रल है, वो किसी से ज़्यादा रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करती हैं। इसलिए प्लस उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सिमिलर थी, प्लस उनका जो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास वो ऐसा ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई जिस तरीके से कि वो बिना डिस्टर्ब किए उनको अलग से सेपरेट ग्रुप में अरेंज किया जा सके। सो दैट वाज अ सक्सेस फॉर Mendeleev periodic table. So students, now we will learn about limitations to Mendeleev's periodic table. Mendeleev का जो पीरियोडिक टेबल था उसकी क्या क्या डीमेरिट्स थे या हम कहें वो क्यों सक्सेसफुली एडॉप्टेबल नहीं रहा, क्यों, क्या उसके फेलियर्स थे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो लिमिटेशन उनके पीरियोडिक टेबल में था, दैट वाज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। जैसा हम जानते हैं कि आइसोटोप की डेफिनेशन क्या कहती है, दैट एलिमेंट्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ same element but having same atomic number but different atomic
एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब हम ये जानते हैं कि मेंडलीफ ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था। ओके, सो एक ही एलिमेंट के दो दो एटॉमिक मास हैं। जैसे हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 भी है, उसके आइसोटोप का एटॉमिक मास 37 भी है। सो आइसोटोप्स की वजह से क्लोरीन के ऐसे दो डिफरेंट एटम्स हो जाते हैं और दो डिफरेंट एटम्स यानी कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जहां इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है वहां पे क्लोरीन के लिए दो स्पेस होनी चाहिए। इसी तरीके से हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटोप्स है, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होने की वजह से उसके एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो हाइड्रोजन की 3 प्लेसेस होनी चाहिए। इस वजह से आइसोटोप्स की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं हो पाई इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं हो पाई, इसलिए वो एक फेलियर था। दूसरी बात हम करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास, उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो उन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया था, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो उस ऑर्डर में नहीं थे। दैट मींस छोटे एटॉमिक मास वालों को बड़े एटॉमिक मास वाले से उसके बाद में रखा गया, या हम ऐसा कहें कि बिगर एटॉमिक मास वाले को स्मॉलर एटॉमिक मास से पहले रखा गया, राइट। जैसे हम देखें यहाँ पे कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9, निकल है, निकल का एटॉमिक मास है 58.7। कोबाल्ट को निकल के पहले रखा गया। हम यहाँ पे उनके पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं 8th ग्रुप में कोबाल्ट है 58.9 उसका एटॉमिक मास है, निकल है उसका 58.7 एटॉमिक मास है। तो कोबाल्ट को निकल से पहले रखा गया है, दोनों में 0.2 का डिफरेंस है और कोबाल्ट को निकल के पहले रखा गया है, जबकि कोबाल्ट को निकल के बाद में रखा जाना चाहिए था। बट ड्यू टू द प्रॉपर्टीज वो ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा ऑर्डर उन्होंने क्यों रखा और उसको अरेंज कैसे किया जाए। बाद में आता है करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन्ड टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज की वजह से हाइड्रोजन को जैसे उन्होंने फर्स्ट कॉलम में रखा, ओके, उनको ये अल्कली मेटल का जो ग्रुप था लिथियम सोडियम पोटेशियम, उसी ग्रुप में उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा। लेकिन ये भी देखा गया कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है वो हैलोजन ग्रुप से भी सिमिलर है, दैट इज फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन उस ग्रुप से भी सिमिलर है। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे ही क्यों रखा गया, हैलोजन ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया, वो हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दैट इज अगर हम यहाँ पे देखें तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज थी जो अल्कली मेटल्स के साथ सेम थी, उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है सोडियम Na। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ NaCl बनाता है वैसे ही हाइड्रोजन HCl बनाता है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ Na2O बनाता है वैसे ही हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ H2O बनाता है, सोडियम सल्फर के साथ Na2S बनाता है वैसे ही हाइड्रोजन भी सल्फर के साथ H2S बनाता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ सिमिलर थी हाइड्रोजन की, इसीलिए हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया अल्कली मेटल्स के साथ। दूसरा हैलोजन्स के साथ उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज थी, हैलोजन जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वो डायटॉमिक है, वो अपने मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं दो एटम्स के साथ, दैट इज F2Cl2। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी देखा गया H2। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर थी इन हैलोजन्स के साथ। हाइड्रोजन की हाइड्राइड का हाइड्रोजन का भी फॉर्मूला जो है वो RH है। अगर हम फर्स्ट ग्रुप में देखें तो हाइड्रोजन भी RH तरीके से हाइड्राइड बनाता है, जैसे LiH NaH, ऐसे हाइड्रोजन भी HH दैट इज H2, हाइड्रोजन भी हाइड्राइड वैसे बनाता है। हैलोजन ग्रुप्स भी हाइड्राइड सिमिलर बनाते हैं, Cl H और Cl मिला के HCl, फ्लोरीन और हाइड्रोजन मिला के HF। उसी तरीके से हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से भी मैच कर रही थी और हैलोजन
के साथ भी मैच कर रही थी, तो वो हाइड्रोजन की पोजीशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हमने यहाँ पे इनके मेन 3 लिमिटेशंस देखे जिनकी वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया।